रोटेशनल मोशन दो तरह का होता है। एक रोटेशनल मोशन तो ऐसा मानो जिसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट? मैं ये कहूंगा ये वाले हिंज वाले क्वेश्चंस है, हिंज वाले क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये बॉडी है, यहां पर कील ठोक दी और इसके अबाउट घुमा दिया, तो कहना इसे दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज नॉट मूविंग, दिस इज नॉट मूविंग। इस वाले का नाम दे दिया मैंने FAOR। क्या नाम दे दिया इसका मैंने? FAOR। व्हाट डू यू मीन बाय FAOR? फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, FAOR। तो रोटेशनल मोशन को मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा, या तो FAOR या दूसरे वाला हो गया GRBM, दैट इज जनरल रिजिड बॉडी मोशन, जनरल रिजिड बॉडी मोशन, GRBM। व्हाट इज GRBM? गाइस ये वो वाले केस हो गए कि मान लो ये पहिया चलता है और ये चलेगा घूमेगा भी, चलेगा घूमेगा भी। अब इसमें सोचो ना, इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स्ड। इसमें क्या मैं ये कह सकता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मूविंग? या ये कहोगे कभी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी, कभी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो ऐसे सोचो कि अभी मान लो समझ में नहीं भी आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये समझो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे पूरे रोटेशन के अंदर। एक तो ऐसे जिसमें कील ठोक रखी है, एक ऐसे जिसमें कील नहीं ठोक रखी है। तो जिसमें कील नहीं ठोक रखी है दैट इज GRBM, और जिसमें कील ठोक रखी है वो FAOR, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। I will talk about three kinds of FAOR, three things about FAOR. I will talk about kinematics of FAOR. I will talk about dynamics of FAOR, and I will talk about conservation of energy of FAOR। मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कील ठोक रखी है उनमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगानी होती है, उनका काइनेमेटिक्स क्या हो रहा है, उनका डायनेमिक्स मतलब F इक्वल टू ma या टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। सो क्या मैं ये कह सकता हूं FAOR में कोई बॉडी है, तुमने यहां पे कर दिया हिंज, यहां पे कर दिया हिंज, और इस हिंज के अबाउट इसको घुमा दिया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, हाँ या ना? यार बोल के आ जाओ उनको कि प्लीज आवाज मत करो भाई। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दिया, तो किसी भी पॉइंट की अगर वेलोसिटी देखी जाए तो हम कह सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? x ओमेगा। यही तो होगा, क्योंकि ये x वाले रेडियस के अंदर जाएगा। अगर कोई दूसरा पॉइंट उठा लें, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? y ओमेगा, क्योंकि ये y वाले रेडियस में ही तो जाएगा। तो काइनेमेटिक्स तो बहुत आसान है। तो बॉडी के लिए क्या डिफाइंड है? एंगुलर वेलोसिटी, एंड पार्टिकल के लिए वेलोसिटी वुड बी डिफरेंट। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मान लो एक्सेलरेशन की बात करें तो वो भी बहुत आसान है। मान लो ये बॉडी है, यहां पे तुमने कील ठोक दिया और इसके अबाउट FAOR कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो अगर पूछा जाए कि यहां पर x डिस्टेंस पे पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी तो हो गई x ओमेगा। अब वो कहेंगी पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो मैं कह सकता हूं एक एक्सेलरेशन तो अंदर की तरफ हो जाएगी, कितनी? ओमेगा स्क्वायर x, और एक हो जाएगा इधर की तरफ x अल्फा। हाँ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है।
एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई और एक टेंजेंशियल हो गई। तो मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल p वुड बी नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ x अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x का होल स्क्वायर का अंडर द रूट, और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इज नथिंग बट x ओमेगा। दैट्स नॉट टफ, दैट्स नॉट टफ। यहां पर बहुत बार गलतियां बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने मोशन को सोचा ही नहीं कैसा हो रहा है, रेडियस के अंदर ही मात खा गए। कैसे? मान लो इन्होंने कहा कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है और रॉड को ऐसे हिंज किया और ये एंगल थीटा है और लेंथ ऑफ रॉड एल है, उसको एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा दे दिया। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए जो ये ए है ये इस रेडियस में चक्कर काट रहा है एल साइन थीटा, ये ऐसे चक्कर काटेगा, हाँ या ना? तो किसी इंस्टेंट पे देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ हो जाएगी कितनी, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा। जब ये यहां पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग बाहर की तरफ हो जाएगी। ये याद रखना, दिस इज फॉर इनटू द प्लेन, दिस इज फॉर आउट ऑफ द प्लेन। तो इसकी वेलोसिटी बाहर की तरफ हो जाएगी एल साइन थीटा ओमेगा। जैसे सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का रेडियस कितना होगा, एल बाय 2 साइन थीटा, क्योंकि ये एल बाय 2 होगा और ये सेंटर ऑफ मास का रेडियस इस सर्कल में चक्कर काटेगा ना, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे और फिर ऐसे इस सर्कल में जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी अंदर की तरफ हो जाएगी एल बाय 2 साइन थीटा ओमेगा। ये बात समझ में आई या नहीं? तो तुम रेडियस में गड़बड़ कर सकते थे, क्योंकि अगर मैं किसी से बच्चे को बताए बिना पूछूंगा ना, देयर इज अ फेयर आंसर, ही विल से एल ओमेगा। भाई सोचो तो सही कि रेडियस क्या है। आर इज बेसिकली, रेडियस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम दैट पॉइंट। रेडियस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अच्छा, अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई। हमने कहा ये बॉडी जब एफएओआर वाला केस हो, एफएओआर वाला केस कौन सा है, जब बॉडी को मारी हमने कील से ठोक दिया और फिर उस कील के अबाउट घुमा दिया, तो उसमें एक पॉइंट आएगा जो क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिक्स्ड है। तो तुम्हें पहचान में आ गया कि एफएओआर वाली सिचुएशन है। अब कोई इसमें कहे कि जो ये बॉडी घूम रही है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है टोटल। क्या समझ में आया, क्या पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी कितनी होगी इन केस ऑफ एफएओआर। समझ में आया क्या पूछा इसने कहा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन केस ऑफ एफएओआर। इसका मतलब फॉर्मूला, दैट इज द होल पॉइंट कि फॉर्मूले आर डिपेंडेंट ऑन केस टू केस। हम ये कह सकते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हर पॉइंट का रेडियस अलग है, और हर पॉइंट का अगर रेडियस अलग है तो वेलोसिटी भी अलग है। तो अगर मान लो ये जो बॉडी लेके बैठे थे हम और यहां पर कील ठोक के घुमा रहे थे ओमेगा से, तो ये जो पॉइंट मास है, ये जो पॉइंट मास है ये किस रेडियस में जा रहा है, r1 में। तो इसकी वेलोसिटी तो हो गई r1 ओमेगा। इस पॉइंट मास का मास मान लो m1। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक और पॉइंट मास लूंगा, इसका मास हो गया m2 और ये हो गया सपोज r2 और इसकी स्पीड हो जाएगी r2 ओमेगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, हाफ m1 r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 ओमेगा का स्क्वायर एंड गोज ऑन। यार एक काम करो, हाफ समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा ना। इस टर्म को क्या मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि दिस टर्म इज सॉर्ट ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ मास।
टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते थे, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको बोल दो हाफ समथिंग ओमेगा स्क्वायर। तो दिस समथिंग इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस समथिंग इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसको ऐसे बोल दो, किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। टेक्निकली ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, m1 r1 स्क्वायर टाइप हो गया ना, हाँ या ना। तो इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। किस केस में, FAOR के केस में। किस केस में, FAOR के केस में। गाइस इधर देखो भाई, देखो फंडा क्या बन रहा है कि अगर कोई बॉडी है और यहां पे हिंज कर दी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दी, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही तो बन रहा है। तो हाफ समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये क्वांटिटी तो हो गई हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्वांटिटी हो गई हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये क्वांटिटी बड़ी अजीब सी क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या चीज बता रही है, ये कह रही है ये एक्सिस है, ये पॉइंट मास है m1, ये हो गया r1, ये हो गया m2, ये हो गया r2। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मास का उस एक्सिस के अबाउट कैसे हो रहा है। ये एक्सिस डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं हो गई, ये एक्सिस पे डिपेंडेंट है या नहीं है। अगर तुम एक्सिस चेंज कर दो, यहां पे कील ठोक दोगे तो आर अलग अलग होंगे नहीं होंगे हर पॉइंट मास के। तो इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन एक्सिस। तो इसका मतलब एक ही बॉडी है, उस एक ही बॉडी के कितने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, इनफाइनाइट। क्योंकि एक्सिस तो कुछ भी बना सकते हो भाई, बाहर से भी बना सकते हो कि ये एक्सिस है, मैं तो इसके अबाउट घुमाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब पहली बात तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज गिवन बाय समेशन ऑफ MI/RI स्क्वायर दैट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहली चीज, it also depends on, it can have infinitely many values, it can have infinitely many values। ये बात भी समझ में आ गई। अब दूसरी चीज कि भाई जैसे मास, ये सॉर्ट ऑफ रोल ऑफ मास प्ले कर रहा है, ये सॉर्ट ऑफ रोल ऑफ मास प्ले कर रहा है, नॉट टेक्निकली मतलब मास बट रोल ऑफ मास। अब तुम कहोगे, सोचो अगर मास ज्यादा होता था तो बॉडी को चलाना मुश्किल होता था, मास ज्यादा होता था तो बॉडी को चलाना मुश्किल होता था। तो किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उस एक्सिस के अबाउट घुमाना मुश्किल है। सोच रहा हूं मैं, अभी मुझे पूरा चमका नहीं है, अभी सोचने की कोशिश करें, मार्कर से समझेंगे। इधर देखो, ये मार्कर है, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है, मान लो इस एक्सिस। तो क्या मैं कह सकता हूं कैसे घूमेगा, ऐसे। अब सोचो ये मासेस हैं, ये इस एक्सिस से दूर दूर है, m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर दूर दूर हैं। तो दूर दूर हैं तो इस एक्सिस के अबाउट इसे घुमाना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं ये एक्सिस ले लूं तो मासेस इस एक्सिस के बहुत पास पास हैं, तो इस एक्सिस के अबाउट घुमाना आसान है, इसके अबाउट घुमाना मुश्किल है। तुम खुद करके देख लो, तुम एक रॉड लो, पेन लो और पेन को एक कोने से एक एक्सिस लेके जाओ और घुमाने की कोशिश करो तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट लग रहा होगा एज कंपेयर टू इसको ऐसे करके घुमाना। क्यों? क्योंकि इस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और इस केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट ज्यादा है। तो सॉर्ट ऑफ नॉट रियली मास बट इट इज सॉर्ट ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ मास, और जितने और इनफाइनाइटली डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। तो अनलेस अगर कोई तुमसे कहे फाइंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, दैट क्वेश्चन मेक्स नो सेंस अनलेस दे स्पेसिफाई विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस। अब जैसे मान लो कहा जाए, अब जैसे मान इसका मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा
क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. दैट इज अ वेरी वेरी डाइसी फॉर्मूला, क्योंकि आई शुड नॉट राइट इट लाइक दिस, आई शुड राइट इट लाइक टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन FAOR वाला केस इज गिवन बाय हाफ आई नहीं IH ओमेगा स्क्वायर. व्हाट डू यू मीन बाय IH? दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द हिंज. लेट्स नॉट प्ले डाइस, लेट्स मेक इट कॉन्क्रीट कि हमारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं होता. आई तो कुछ भी हो सकता था. आई कौन सा लेना है तुम्हें? हिंज वाला लेना है. Fixed axis of rotation. Axis of rotation is not moving. This is like hinge वाले questions. These are like hinge वाले questions. Hinge वाले questions में मैंने कहा था 3 पार्ट में FAOR को तोड़ूंगा मैं. एक तो मैं FAOR की बात करूंगा काइनेमेटिक्स की, जो कि मैं कर चुका हूं. काइनेमेटिक्स तो कुछ भी नहीं था, वो तो ये कह रहा था कि भाई देखो ऐसा है, ये रॉड है, उसको तुमने यहां से हिंज कर दिया, एक्सिस कैसे है ये वाली, इसको एंगुलर वेलोसिटी दे दी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन दे दी अल्फा. तो किसी भी पॉइंट की अगर वो वेलोसिटी पूछे तो x डिस्टेंस पे इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी x ओमेगा. ये तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट भी हो गई, हाँ या ना. और इसकी एक्सेलरेशन अगर पूछी जाए तो दो हो जाएंगी. इसकी एक्सेलरेशन एक तो हो जाएगी टेंजेंशियल, दैट इज x अल्फा, और एक हो जाएगी सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर x. ये इस पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गई, ये इस पॉइंट की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गई, क्योंकि ये पॉइंट बेसिकली कर रहा है तुम्हारा मतलब आई डोंट केयर, इट माइट बी हॉरिजॉन्टल सर्कल, क्योंकि हो सकता है ऐसे हिंज किया गया हो, हाँ या ना. मैंने तो बस ये बताया कि भाई जब हिंज वाले को पॉइंट क्वेश्चंस हैं तो हिंज वाले में हम ये कह सकते हैं एवरी पॉइंट डज सर्कुलर मोशन अबाउट द हिंज वाली एक्सिस. तो हम कहेंगे हर पॉइंट की वेलोसिटी कैन बी रिटन एज आर ओमेगा, और हर पॉइंट की क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी कैन बी रिटन एज आर ओमेगा, एंड टेंजेंशियल हो जाएगी आर अल्फा, एंड सेंट्रीपिटल हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर. और हम कहेंगे दोनों का क्या करते हैं ना वेक्टर सम, तो वेक्टर सम कर दोगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आर एक्स अल्फा का स्क्वायर का अंडर द रूट. दैट वाज ऑल अबाउट काइनेमेटिक्स. डन. अगला होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी वाले में हमने ये सीखा था, मैंने ये भी डिराइव कराया था कि कोई रॉड है, उसको यहां से हिंज कर दिया, उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे दी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर, दैट इज गिवन बाय हाफ ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर. ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है. हिंज वाले क्वेश्चंस में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस में तुम्हें काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत पड़ेगी, जहां पर तुम टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर. तीसरा पार्ट होता है डायनामिक्स. जिसमें तुम्हें लगाना होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बेसिकली सॉरी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन्स सेकंड लॉ वाला बात हो जाती है. इसमें न्यूटन सेकंड लॉ बन जाता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. लेकिन मैं प्रूव करूंगा अगली क्लास में कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हर पॉइंट के अबाउट वैलिड नहीं होता. तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हिंज वाले क्वेश्चंस पे किसके अबाउट लगाते हैं? हिंज के अबाउट लगाते हैं. किसके अबाउट लगाते हैं? हिंज के अबाउट लगाते हैं कि टॉर्क अबाउट हिंज इज आई हिंज अल्फा. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये अल्फा तो भी एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो गए. इस वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आज डील कर रहा हूं, और इस वैरायटी के क्वेश्चंस को मैं डील करने से पहले एक और डिटूर लूंगा. इससे पहले डिटूर लेना पड़ेगा किस चीज का? एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम. किस चीज का? एंगुलर मोमेंटम. सो दिस विल बी द ऑर्डर वी विल बी फॉलोइंग. 1 2
3, then FAOR will be over. हिंज वाले क्वेश्चंस विल बी ओवर. सो आओ एनर्जी वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं. गाइस क्वेश्चन है एक रॉड ली, यहां से हिंज किया इस पॉइंट के अबाउट, और इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से. बेटा ये कैसे गिरेगा? ये ऐसे गिरेगा ना. ऐसे गिरेगा. अब जब ये यहां पहुंचा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी पूछ ली, ओमेगा. एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल आएगी क्योंकि हर पॉइंट पे ये एक्सेलरेट होता जाएगा, और वो ये मैं एक्सेलरेशन निकालना भी सिखाया नहीं, वो तो डायनामिक्स में सिखाऊंगा. तो एक्सेलरेट होता जाएगा ये गिरते गिरते, और जब ये नीचे वाले पॉइंट पे पहुंचा उस इंस्टेंट पे क्या पूछ रहे हैं? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी. तो कैसे हैंडल करेंगे उस क्वेश्चन को? हम ये कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कहोगे? लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी. अब यहां पे भी दिक्कत है कि सही पूछा जाए तो हर पॉइंट ऑफ रॉड का लॉस इन जीपी अलग अलग आएगा, क्योंकि तुम ये देखो ना, ये रॉड थी एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास से यूज कर लेंगे कि भाई हर पॉइंट का लॉस इन जीपी अलग आएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो एल नीचे गिरा होगा, ये वाला पॉइंट कम गिरा होगा, ये वाला पॉइंट और कम गिरा होगा, ये वाला पॉइंट और कम गिरा होगा, ये वाला पॉइंट और कम गिरा होगा. तो लॉस इन जीपी कैसे निकाल लोगे कि भाई सेंटर ऑफ मास है, ये कितना नीचे आया? क्या मैं कह सकता हूं ये कितना नीचे आया होगा? L/2. तो लॉस इन जीपी लिख दो mg L/2, और गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख दो हाफ. आई हिंज को क्या लिख दोगे? ml²/3 ओमेगा स्क्वायर. m कट गया, एक l कट गया, ये आ गया 3g/l का अंडर द रूट इज ओमेगा. 3g/l का अंडर द रूट इज एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एट दिस इंस्टेंट. ये बात अलग है कि क्वेश्चन पूछने वाला एंगुलर वेलोसिटी नहीं पूछेगा, वो ये कहेगा व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. मैं कहूंगा दैट विल बी L/2 ओमेगा. ओके कि नहीं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए? मैं कहूंगा दैट्स गोइंग टू बी L ओमेगा. What is the velocity of this point at a distance y? Y omega. That's all. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कहना है लॉस इन जीपी गेन इन के, या लॉस इन के गेन इन जीपी. और जो जीपी के साथ खिलवाड़ करोगे वो कैसे यूज करोगे? यूज सेंटर ऑफ मास. टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर. हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर. डिलीट मार दें. सो हम ये कह रहे हैं, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन. ये रॉड है, यहां से रिलीज किया, इसे यहां से रिलीज किया रेस्ट से, और फिर ये कह रहे हैं यहां से यहां पे हिंज्ड है. और जब ये रॉड यहां पहुंची, कहां पहुंची? इस पॉइंट पे पहुंची जहां पर ये वर्टिकल से एंगल थीटा पे है. उस इंस्टेंट पे इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी है. पहले तो ये सोचो ये रॉड गिरी कैसे? ये रॉड हमारी कुछ इस टाइप से थी, यहां पे हिंज थी, ये गिरी ऐसे, हाँ या ना? यहां पे पहुंच गई इस सिचुएशन से, ये रॉड पहुंच गई इस सिचुएशन पे, तो ये ऐसे घूम रही है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/3 ही रहेगा. जब ये यहां पहुंच गई, एंगल थीटा, समझ में आया है या नहीं आया कि भाई ये रॉड ऐसे थी, यहां पे हिंज थी, जब ये यहां पहुंची
तो हम ये कह सकते हैं लॉस इन जीपी कितना हो जाएगा, एग्जैक्टली L/2 प्लस, और ये एंगल थीटा है, ये L/2 है, तो ये हो जाएगा L/2 cos थीटा। तो लॉस इन जीपी हो जाएगा mg L/2 प्लस L/2 cos थीटा इज हाफ आई हिंज हो जाएगा ml²/3 ओमेगा स्क्वायर। इस इंस्टेंट की एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी ओमेगा, और इस इंस्टेंट पे इस पॉइंट की स्पीड क्या हो जाएगी, एल ओमेगा, एच वाले की। हाँ या ना? क्या टफ क्वेश्चन था? मतलब मान लो वो कहता रॉड यहां से हिंज है ही नहीं, रॉड को कहीं और से हिंज कर दिया कि भाई मान लो ये रॉड थी, ये रॉड सेंटर ऑफ मास से L/4 पे हिंज थी, ये सेंटर ऑफ मास है। अब छोड़ दिया, तो अब छोड़ दिया तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, हाँ या ना? और इसने कहा कि भाई जब ये एंगल थीटा घूम जाए, जब ये एंगल थीटा गिर जाए, तो बेसिकली ये कह रहा है यहां से हिंज थी और जब ये गिरेगी एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, तो उस इंस्टेंट पे इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, पॉइंट ए की। क्वेश्चन समझ में भी आया है? तो मैं ये कह सकता हूं सेंटर ऑफ मास से ये डिस्टेंस कितना है, L/4। अब ये सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पहुंच गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, L/4। पहले L/4 यहां रहा होगा, ये ऐसे जा रहा है, हाँ या ना? तो ये कितना हो गया, L/4 साइन थीटा। वर्टिकल हाइट कितना गिरा सेंटर ऑफ मास, L/4 mg L/4 साइन थीटा इज हाफ आई हिंज क्या लिखोगे, ml²/12 प्लस m L/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या टफ था? लॉस इन जीपी, गेन इन केई, टोटल केई क्या होता है, हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। आई हिंज मेरे को पता नहीं था, इस एक्सिस के अबाउट होता है ml²/12 प्लस md²। ओमेगा निकल गया, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, 3L/4 ओमेगा। हाँ जी, ये क्या किया, आर ओमेगा, आर कितना हो जाएगा, L/4 प्लस L/2 दैट्स गोइंग टू बी 3L/4, 3L/4 ओमेगा। डन। नेक्स्ट, फिर हमने कहा सपोज ये प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है? यहां पे यूज क्या कर रहे हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। यहां पर हम और क्या यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर इज योर टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ हिंज वाला क्वेश्चन। हिंज जब होती है कोई बॉडी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर होती है, हाँ या ना? इसमें भी ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें ट्रिकी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। ये डिस्क ली, ये डिस्क लिया, डिस्क को कर दिया हिंज ऐसे, ये हमारी एक्सिस हो गई। अब डिस्क को कर दिया रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मास m हो गया, रेडियस r हो गया। जब ये बिल्कुल नीचे पहुंच जाए तो ऐसे ही नाम दे दिया पॉइंट्स का, कैसे नाम दे दिया, ऐसे ही नाम दे दिया AB CD। तो इनकी स्पीड पूछी है कि वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ C, वेलोसिटी ऑफ D, जब ये सेंटर ऑफ मास इस हिंज के नीचे पहुंच गया। इसी का सिमिलर क्वेश्चन टाइप हो गया, फिर से ये डिस्क दी, इस बार एक्सिस ये है, यहां पे हिंज किया है इसे,
इसको फिर से रिलीज किया है रेस्ट से, इसको फिर से रिलीज किया है रेस्ट से, फिर से इन्हीं 4 पॉइंट्स का नाम दे दिया ए बी सी डी, और हर एक की वेलोसिटी पूछे जब ये डिस्क नीचे पहुंच जाए। डू यू रियलाइज कि दोनों सिचुएशन अलग हैं? आई हिंज अलग आएगा, आई हिंज अलग आएगा। ही इज राइट। ये डिस्क है, यहां से हिंज्ड है। सुन तो लो, ये गिरेगा कैसे? तुम समझ ही नहीं रहे कि ये गिर कैसे रहा है। ये ऐसे गिर रहा है, यहां पे हिंज कर दिया, ऐसे गिरेगा। गॉट इट? ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा जब ये, तो जब ये नीचे पहुंचेगा, जब ये नीचे पहुंचेगा डिस्क, तो हम ये कहेंगे लॉस इन जीपी तो कितना हो गया? mg2r। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 0। और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी हिंज के अबाउट मान लिया बॉडी की कितनी हो गई? ओमेगा। तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो क्या कहोगे? लॉस इन जीपी। लॉस इन जीपी कितना हो जाएगा? mg2r इज हाफ। अब इसके अबाउट था मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² by 2 plus mr², दैट्स गोइंग टू बी 3 by 2 mr², दैट्स गोइंग टू बी 3 by 2 mr² ओमेगा²। बॉडी का लोगे ना, पॉइंट कहां से आ गए? तो इससे तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 2 to 4 to 8, 8g by 3r का अंडर द रूट, 8g by 3r का अंडर द रूट। गॉट इट और नॉट? अभी खत्म नहीं हुआ। अब उसने पूछा कि इन पॉइंट्स की वेलोसिटी बताओ। अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि देखो कैसे गया होगा। ये पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था। डू यू रियलाइज कि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये बी वाला पॉइंट इस रेडियस में जाएगा ऐसे। एग्जैक्टली क्योंकि यहां पर जो बी वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, ये बी पहुंचेगा, ये ए पहुंचेगा, ये सी पहुंचेगा, ये डी पहुंचेगा, और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ऐसे ओमेगा होगी। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी टेंजेंट के अलोंग, ये रेडियस का रोल प्ले करेगा √2r। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी √2r, √2 अलग है, r अलग है, ये रेडियस हो गया इनटू ओमेगा। इसकी कितनी हो जाएगी? इधर की तरफ हो जाएगी टेंजेंट के अलोंग। अब समझ में आया नहीं आया? √2r इस वाले का हो जाएगा r ओमेगा, इसका हो जाएगा 2r ओमेगा। गॉट इट और नॉट? क्योंकि दिस इज मूविंग इन रेडियस ऑफ 2r। तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि ये ऐसे चल रहे हैं। These are moving in radius of √2r. This d is moving in a circle of radius r. This c is moving in a radius of 2r. अब जब ये वाला गिरेगा, that's a different situation altogether. क्योंकि ये ऐसे गिरेगा, जब ये गिरेगा तो ये ऐसे गिरेगा धड़ाम, और ये ऐसे धड़ाम गिरेगा तो डिस्क की हालत ऐसी होगी। ये तो ऐसे गिरेगा हार्ड, और यहां तुम समझे नहीं, दो तरीके से डिस्क को घुमाया गया है। एक बार तो ऐसे कील ठोकी, और अब ये घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, और एक बार ऐसे एक्सिस बनाई है, ये पेन उस पे हिंज कर दिया तो ये ऐसे गिरेगा। सिक्का ऐसे गिरेगा। हाँ, यहाँ पे हिंज कर रखा है, इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग होगा। और जो ये पॉइंट बनाए हैं ना ABCD, इनका रेडियस भी अलग होएगा, इसका रेडियस भी अलग होगा, क्योंकि इसमें तो A is moving in a circle of radius √2r, B is moving in a circle of radius √2r, D is moving in a circle of radius r, and C is moving in a circle of radius 2r. जो दूसरी सिचुएशन है
इस सिचुएशन में जैसे ये है, ये तुम्हारी डिस्क है, ये जब यहां पहुंचेगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी होगी इस केस में। हाँ, लॉस इन जीपी कितना हो जाएगा? अगेन mg2r होगा, लेकिन ओमेगा सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लॉस इन जीपी तो बोल दिया, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg2r इज हाफ आई हिंज। आई हिंज हो जाएगा 5/4 mr² ओमेगा स्क्वायर। सोच के, क्योंकि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 mr²/4 प्लस mr² दैट गोना बी 5/4 mr², हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ गया? 16g/5r का अंडर द रूट। देखो ओमेगा ही डिफरेंट आ गया, पहली चीज तो। दूसरी चीज, इन पॉइंट्स को ध्यान रखो। ये पॉइंट था ए बी सी डी, ये बताओ ए कहां पहुंचा होगा? सर उसके जस्ट नीचे पहुंचा होगा ए। तुम्हें ये समझ में आया कि एक ए इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर? यस नहीं, why 2r? A is moving in this circle. So A की वेलोसिटी तो इनटू द प्लेन हो जाएगी कितनी? r ओमेगा। जो B है इसकी वेलोसिटी भी अंदर की तरफ हो जाएगी r ओमेगा। जो D है इसकी वेलोसिटी भी हो जाएगी अंदर की तरफ r ओमेगा। और जो ये C है इसकी अंदर की तरफ हो जाएगी 2r ओमेगा। गाइज, मैं तो ये बता रहा था FAOR में, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में कहीं पे हिंज कर दें, कहीं पे हिंज कर दें और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा दें, तो हमने क्या क्या शिक्षा मिली? हमें ये मिला कि किसी भी पॉइंट का देखा जाए तो वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट क्या हो जाएगी? x ओमेगा। सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है और ओमेगा भी है, तो किसी पॉइंट की दो एक्सेलरेशंस हो जाएंगी, एक टेंजेंशियल, एक सेंट्रीपिटल। तो एक एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज x अल्फा का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x का स्क्वायर का अंडर द रूट। हाँ या ना? थर्ड रिजल्ट क्या बनता है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, साथ के साथ लिखते जाना हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। चौथा रिजल्ट क्या बनता है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज इज आई हिंज ओमेगा। ये रिजल्ट मैंने नहीं कराया, ये वाला रिजल्ट मैंने अभी नहीं कराया है, बाकी पहले के 3 मैं करा चुका हूं। और चौथा रिजल्ट, पांचवा रिजल्ट बनता है टॉर्क अबाउट हिंज इज आई हिंज अल्फा। ये रिजल्ट भी बनता है। सो टेक्निकली ये वाला रिजल्ट यूज होएगा डायनामिक्स में, डायनामिक्स ऑफ FAOR में। ये वाला रिजल्ट यूज होएगा कोलिजन्स में, और ये वाला रिजल्ट होएगा यूज कहां पर? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस में, जो कि हम शायद कर चुके हैं। हाँ या ना? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस FAOR के ऐसे कर चुके हैं ना क्वेश्चंस की, ये रॉड थी, यहां पे हिंज किया, यहां से रिलीज कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? 0। और यहां से रिलीज कर दिया, यहां से हिंज किया है, और जब ये गिरेगा तो कितना गिर गया? मान लो एंगल थीटा गिर गया, तो हम ये कह सकते हैं
ये सेंटर ऑफ मास है, ये ऐसे जाएगा, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गिर गया, L/2 साइन थीटा, ये L/2 है और ये डिस्टेंस कितना हो गया, L/2 साइन थीटा। तो लॉस इन जीपी कितना हो गया, mg L/2 साइन थीटा। और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। समझ में भी आ रहा है? तो हाफ आई हिंज कितना होगा, आई हिंज कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना? तो यहां का एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। जब यहां का एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा तो वो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछ सकता है। वो चाहे तो ये पूछ ले कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, तो कितना हो जाएगा, L/2 ओमेगा। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, L ओमेगा। गॉट इट और नॉट? पक्का? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज इज आई हिंज ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज इज आई हिंज ओमेगा। उड़ा दें? सपोज करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन। मान लो एक रॉड दे दी, उसको यहां से हिंज कर दिया, उसको यहां से हिंज कर दिया। रॉड का मास m है और लेंथ l है, मास m है और लेंथ l है, ये एक रॉड है। उसके नीचे एक पॉइंट मास भी चिपका दिया, उसके नीचे एक पॉइंट मास भी चिपका दिया m0। अब क्वेश्चन में कहा कि m0 को कितनी मिनिमम स्पीड दूं, v मिनिमम कितना दूं टू कंप्लीट द सर्कल, टू कंप्लीट द सर्कल। What is the minimum velocity that should be given to this particle to complete the circle? तो मैं ये, रुको तो सही, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ऐसे ऊपर जाएगा? अब ये बताओ कि यहां पर पहली बात तो v मिनिमम पूछा है, लेकिन v मिनिमम तो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, पॉइंट की वेलोसिटी हो गई। व्हाट इज डिफाइंड फॉर द बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी। बॉडी के लिए क्या डिफाइंड होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछना ही नहीं चाहिए था कि v मिनिमम कितना दें टू कंप्लीट द सर्कल। उसको हमें सोचना पड़ेगा कि वो ये बोलना चाह रहा है कि यहां पर मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना दें टू कंप्लीट द सर्कल। फिर ये v मिनिमम को तो ये बोल देगा दिस इज नथिंग बट L इंटू ओमेगा मिनिमम। v मिनिमम विल बी नथिंग बट L इंटू ओमेगा मिनिमम। तो कितना ओमेगा मिनिमम दे दे कि ये कंप्लीट कर जाए। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए अगर कंप्लीट कर रहा है सर्कल? तो हाईएस्ट पॉइंट पे होने की जरूरत है क्या भाई? स्लैक हो सकती है क्या? रॉड थोड़ी स्लैक हो जाएगी। वो तो रस्सी वाले केस में होता था कि चीजें स्लैक हो जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे ओमेगा मिनिमम कितना हो सकता है, 0। स्लैक तो होएगी नहीं। एंड दिस इज अ पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो गिर ही जाएगा, हाँ या ना? तो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाओगे? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस मींस इनिशियल माइनस फाइनल, इज गेन इन जीपी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख दूं? या ये v मिनिमम से नहीं लिख सकते, तुम एंगुलर वेलोसिटी से लिख सकते हो। कैसे? तुम ये कहोगे कि जो ये रॉड और ये पार्टिकल है, ये एक रिजिड बॉडी है जिसको मैंने हिंज के अबाउट ओमेगा से घुमा दिया। तो इसके टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लिख दो, हाफ आई हिंज को लिख दोगे ml स्क्वायर बाय 3 प्लस m0 l स्क्वायर इंटू ओमेगा मिनिमम स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोल दोगे, 0। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। हाँ, चाहे तो ओमेगा मिन को क्या लिख सकते हैं, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, v min बाय l का स्क्वायर।
क्योंकि वी मिन इज एल ओमेगा मिन, हाँ या ना, गॉट इट और नॉट? तो हाफ आई हिंज ओमेगा मिनिमम स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, इज गेन इन जीपी। अब गेन इन जीपी कैसे निकालोगे? नहीं, अब इस सिचुएशन में आ गए हम, तो गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं? निकालने की जरूरत क्या है? तुम ऐसा नहीं कर सकते, रॉड का अलग निकाल लो। रॉड का जीपी में गेन कितना आया है? mgl, हाँ या ना? और इसका गेन इन जीपी कितना आया है? m0 g2l। हाँ, तो गेन इन जीपी कितना आ गया? कैपिटल M GL प्लस m0 g 2l। डन। यहां से तुम क्या निकाल लेना? वी मिनिमम निकाल लेना, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने आंसर निकाला ये सही निकाला है। इज देयर अ वे आई कैन चेक वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट? वर्क एनर्जी में हमने ऐसी सिचुएशन पढ़ी थी जब मासलेस रॉड होती थी, यहां पे पार्टिकल होता था, और फिर कहते थे इसको स्पीड कितना दूं कि ये सर्कल कंप्लीट कर जाए। उसमें हाँ एग्जैक्टली कि जब ये यहां पहुंचता था, यहां पर इसकी स्पीड 0 होती थी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी गेन इन जीपी बोलते थे। बेटा रॉड वाले केस में रॉड कभी स्लैक नहीं होती थी। रस्सी वाले केस में हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती थी? √gr आती थी। तो हमने कहा क्योंकि स्लैक ना हो, उस केस में √gr आती थी। इस केस में तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो सकती है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv², और गेन इन जीपी क्या हो जाएगा? mg2r। तो हमारी वी मिनिमम कितना आ रहा था? √4gr। ये हमें याद होना चाहिए था। तो क्या मैं चेक कर सकता हूं कि इससे भी वही आंसर आ रहा है? कैसे? अगर मैं मास को 0 पुट कर दूं रॉड का, मासलेस रॉड बन गई, क्या बन गया? हाफ m0 l² वी मिन स्क्वायर बाय l², ये l² भी कट गया, इज 0 प्लस m0 g2l, ये m0 और ये वाला m0 भी कट जाएगा, और ये यहां पर जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, और वी मिन आ जाएगा √4gl। उस टाइम पे किसी ने मुझसे डाउट भी पूछा था कि सर अगर हमारे पास रॉड मासलेस की जगह मास वाली होती तो क्या होता? एंड आई सेड कि वेट फॉर रोटेशन, दैट क्वेश्चन वुड बी डन इन रोटेशन। नेक्स्ट, एम आई राइट? सो सपोज करो हमारे पास ऐसे सिचुएशन है, ये पुली हो गया, इसके अराउंड रस्सी लपेट दी, ऐसे रस्सी लपेटी, ये पुली थी, पुली के अराउंड लपेटी रस्सी लपेट के, पहले तो सुनो, पहले तो रस्सी को यहां पे चिपकाया कहीं पे, और फिर लपेटी, रस्सी को चिपका के फिर लपेट दिया, और लपेट के ऐसे टांग दिया। ये मास है m और इसका मास है m, इसका रेडियस है r। अब देखो, जब ये गिरेगा तो ये नीचे जाएगा, यहां से रेस्ट से रिलीज कर दिया, और क्वेश्चन में है जब ये h हाइट गिर जाए, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब ये h हाइट गिर गया तो अकेला इसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ये भी घूमना चालू कर देगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब जब तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे सिस्टम पे, तो तुम ये कहोगे लॉस इन जीपी ऑफ m is gain in kinetic energy of not only m plus gain in kinetic energy of pulley। अब तुम कहोगे लॉस इन जीपी ऑफ m कितना हो जाएगा? mgh, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ m क्या हो जाएगा? हाफ mv²। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ mv², और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? अब डिपेंड करेगा ये पुली किस टाइप की है।
भाई जब ये घूमने लगेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये FAOR वाला केस है या नहीं है, हिंज वाला केस है ना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई हिंज ओमेगा स्क्वायर। आई हिंज क्या हो गया, अगर ये डिस्क है तो ये आ जाएगा mr²/2। ये किसी और तरह की पुली हो भी सकती है, हाँ हो सकती है, पहिया भी तो हो सकता है, ये पहिया भी तो हो सकता है। ऐसा मान लो कि रिंग टाइप है जैसे साइकिल का होता है, और हाँ रिम पे मास है और स्पोक्स जो हैं वो कैसी हैं, मासलेस, तो mr² हो जाएगा। और अगर ये सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है कि एक बॉल ली, उसके बीच में से तिल्ली निकाली, उसके ऊपर रस्सी लपेट के टांग दिया, तो 2/5 mr²। हाँ या ना, खोखली बॉल भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो इसने ये बताना नहीं चाहा कि डिस्क है, तो उसकी जगह इसने आन तो क्या दे दिया, इसने जनरल केस दे दिया, ये बोल दिया इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, k। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। मान लो कोई रॉड है, उसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। इसको लिख दो mk², तो k की वैल्यू कितनी आ गई, L/√3। k की वैल्यू कितनी आ गई, L/√3। तो व्हाट इज L/√3, L/√3 इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जहां पर इस पूरी रॉड को मैं एक मान लूं पॉइंट मास m का, कहां पर, L/√3 पे, सो दैट कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस विल बी ml²/3। हाँ या ना। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, बेटा ऐसे डेफिनेशन बनती है, जब स्कूल में लिखने के लिए आएगा ना डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, तो मैं तो, तुम रटोगे उसकी डेफिनेशन और मैं समझाऊंगा, दैट्स द डिफरेंस। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, it is the distance from the axis where the whole mass of the body can be assumed to be situated so that it has same moment of inertia about the axis। अब जैसे मान लो रॉड होती और उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर टू द रॉड, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12, उसको लिख दो mk²। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इस केस में आ गया L/√12। तो हम ये कह सकते हैं इस एक्सिस से L/√12 डिस्टेंस पे पूरा मास मान लो, सो दैट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट सेम होगा एज दैट ऑफ द रॉड। हाँ या ना। सो व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जहां पे पूरा पॉइंट मास माना जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रह जाए। नहीं समझे, जैसे इसका मतलब अगर ये डिस्क होती तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, r/√2। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा, √2/5r। हॉलो शेल होगा तो √2/3r। डिस्क रिंग होता तो r। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने कह दिया लॉस इन जीपी हो गया mgh, गेन इन ke हो गया हाफ mv², और गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली हो गया हाफ mk² ω²। अब यहां से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, देयर आर टू अननोन्स, v एंड ओमेगा, v एंड ओमेगा। अब सेकंड इक्वेशन कहां से आएगी, वो इक्वेशन आएगी, बताओ, सॉरी नो नॉट टॉर्क, आगे बोलो, यू आर रॉन्ग। सेकंड इक्वेशन आएगी no slipping between rope and pulley। सेकेंड इक्वेशन कहां से आएगी, नो स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुली। क्या लॉजिक लगाओगे, तुम ये कहोगे यहां पे हिंज्ड है, ये रस्सी है ऐसे, और ये नीचे जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है v। अब ये वाला पॉइंट और रिम पे ये वाला पॉइंट है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। अब रस्सी और इसके बीच में अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो क्या मैं कह सकता हूं ए और बी पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। नो स्लिप कंडीशन क्या बोलेगी, नो स्लिप कंडीशन कहेगी v ऑफ ए शुड बी सेम एज स्पीड ऑफ बी।
हाँ या ना? अब तुम ये कह सकते हो इसकी स्पीड अगर v है तो इस रस्सी के पॉइंट की भी v है, इस रस्सी के पॉइंट की भी v है, इस रस्सी के पॉइंट की भी v है। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो a की स्पीड कितनी होगी? r ओमेगा। तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं va तो हो गया हमारा r ओमेगा और v भी हो गया v, तो v इक्वल टू r ओमेगा, v इक्वल टू r ओमेगा। दैट्स योर नो स्लिप कंडीशन। अब सॉल्व हो जाएगा क्योंकि तुम ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख दो? v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो v कितना आ जाएगा? 2mgh अपॉन m प्लस एम के स्क्वायर बाय r स्क्वायर का अंडर द रूट, एम के स्क्वायर बाय r स्क्वायर का अंडर द रूट। ये सारे क्वेश्चन कैसे हो गए? फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस हो गए, FAOR में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस हो गए। हाँ बोलो, स्लिपिंग कैसे हो रही है? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही स्पीड से जा रहा है, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, तभी तो स्लिप नहीं हो रही। नो स्लिपिंग का मतलब क्या होता है? कोई दो बॉडीज के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, या ये कहो वेलोसिटी सेम है। तो ये रस्सी तुम कह रहे हो रस्सी स्लाइड मार रही है, मैंने कहा रस्सी स्लाइड नहीं मार रही, बार बार मैं यही तो कह रहा हूं कि इसके अराउंड लपेट के चिपका दी, तो उसका एक एंड तो चिपका दिया, अब वो घूमते हुए जाएगा तो वो रस्सी उसके ऊपर स्लाइड नहीं मार रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो नो स्लिप कंडीशन हो सकता है क्वेश्चन में देना ही भूल जाए वो क्वेश्चन पे बनाने वाला, तो हमें तब भी मान के ही करना है उसे कि नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली, दोनों की स्पीड सेम कर देना।